अमान, मिर्ची लग रही है क्या? नूर ने परेशानी से पूछा। नहीं नूर, शहद जैसे मीठे थे चावल। अमान तब कर बोला। तुम्हारा ही आइडिया था? नूर भी तब कर बोली। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उल्टा पड़ जाएगा। अमान जलकर बोला। अब क्या कर सकते हैं? नूर ये बोलकर वॉशरूम जाने लगी कि अमान ने नूर को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उस वक्त मिर्ची खाने नहीं दी, लेकिन आपको भी तो अपने तरीके से खिलाऊंगा ना। आप भी सजा की हकदार है। चावल भी तो आपने बनाए हैं। क्या मतलब? लेकिन अमान, इससे पहले वो कुछ कहती अमान नूर के होठों पर झुक चुका था। मिर्ची का जायका नूर को अपने मुंह में घुलता हुआ महसूस हुआ। अमान पीछे हुआ तो नूर ने गुस्से से अमान को देखा। बहुत बदतमीज हो तुम। और भागकर वॉशरूम में बंद हुई थी। पीछे अमान का कहका बुलंद हुआ था। वाह वाह हमजा, दिल खुश कर दिया तुमने। लोका खुश हुआ हमसा के शाने थपथपाते हुए बोला। बाबा, आपने ये काम सिखाया तो ठीक तो होगा ना ही। और ये काम तो मैंने बहुत होशियारी से किया है। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। पहले तो ये वेल होती थी ना, हर काम में टांग अड़ाती थी। हमने उसकी टांगें ही काट दी। लोका और किंग और नवाज का कहका किंग महल में गूंजा था। वो तीनों ही बहुत खुश थे कि उन्होंने ईविल नाम का कांटा निकाल दिया है। अब हमजा, 3 दिन बाद तुमने लड़कियों से बड़ा ट्रक दुबई पहुंचाना है। और ये काम बड़ी होशियारी से तुमने करना है। जी बाबा, फिक्र ही ना करें। हमसा शैतानी मुस्कुराहट उछालता उठकर कमरे में चला गया। मीरम को सुलाते एन मुंह हाथ धोकर एक नजर मीरम को देखते शीशे के सामने खड़ी हो गई। मखसूस ब्लैक मास्क चेहरे पर लगाते अपने पीछे मीरम को देखने लगी। मास्क के पीछे छुपे लव मीरम को देखते मुस्कुराए थे। इतने में मीर और अनमोल कमरे में दाखिल हुए। एन तैयार हो? मीर मखसूस संजीदगी से बोला। हाँ, मैं तैयार हूँ। एन, अगर तुम थोड़ा रेस्ट कर लेती और ये काम छोड़ देती। जितना रेस्ट करना था कर लिया है। अब बारी है बदला लेने की। अपने हाथ से। दूरी का बदला। मेरे बच्चे का बदला। एक माँ का बदला। ये कहते ही एन की आंखें और सुर्ख हुई थी। सबसे पहले बारी है उस रशीद की जो लोका का हाथ बंदा है। उससे ही लोका की मदद की थी। और उस हाथ बंदे को उसी जंगल में उसी जगह मारना है। अपने हाथों से। एन ने संजीदगी से कहा। चलो एन, चलते हैं हम। अनमोल, तुम मीरम का ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। तुम जाओ, मैं ख्याल रखूंगी अपनी बेटी का। थैंक यू अनमोल। चलो चलते हैं। और फिर मीर और अनमोल निकल गए थे। माला सुबह उठी लेकिन साइड वाली जगह खाली देखकर उससे रोना आया था। क्योंकि कल वाला दिन वो भूली नहीं थी। साव्यार को उसकी फिक्र नहीं थी। लेकिन उस लाइला की फिक्र थी। अब तो सहरा की ऐसी की तैसी करेगी वो। और ये सोचते वो वॉशरूम में चली गई। वो अभी भी अपने कारनामों से बात नहीं आई थी। नूर, उठे, आज आपका यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। उठ जाए। अमान, मुझे नींद आई है। नूर, सुबह नमाज पढ़कर आप सो गई थी। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अमान, मैं ठीक हूँ, बस मुझे डर लग रहा है। नूर उठकर मासूमियत से बोली। नूर, डरने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके साथ। चले उठे, जल्दी करें। चलते हैं। ओके मान, रुको, मैं रेडी होके आती हूँ। जल्दी आइएगा, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। मान, तुम क्यों मेरे लिए नाश्ता बनाते हो? मैं खुद बना लूंगी ना। नूर, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे हाथ का बना नाश्ता खाकर अपने दिन का आगाज करती हैं। हाय मैं सदके अपने मान के। नूर झटाझट जज्बात में आकर अमान के करीब होती उससे गाल चूम गई थी। क्या अमान का तो मुंह खुले का खुला रह गया था। लेकिन नूर तो ये काम करके वॉशरूम की तरफ भागी थी। अमान भी मुस्कुराते नफे में सर हिलाता नाश्ता बनाते किचन में चला गया। अभी वो नाश्ता तैयार कर रहा था कि वहां माला आ गई। चपड़ गंजू। अमान ने माला के पुकारने पर पीछे देखा जहां माला अपनी कमर पे हाथ रखे सख्त नजरों से उससे घूर रही थी। क्या हुआ जली हुई कबूतरी? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुझे कल मिर्ची खानी पड़ी। तो मैंने कौन सा मिठाई खाई थी? मैंने भी तो मिर्ची ही खाई थी। अमान भी मुंह बना था। दोबारा से नाश्ते की तरफ मतवजा हुआ। बहुत ही घटिया आइडिया था तुम्हारा। उस वक्त तो आप बहुत खुश हुई थी। अब काम ना हुआ तो फजूल। आइंदा मैंने मदद ही नहीं करनी। होने दो शादी, मुझे क्या। जबकि माला उसकी अकड़ पर नस से घुमा कर रह गई। आओ आओ जानू, देख लो अपने शोहर का एटीट्यूड। नूर को किचन में दाखिल होते देख माला कहने लगी। पहली बात तो तुम्हारी जानू नहीं। अमान ने गरम गरम चम्मच उसके सामने करते हुए बोला। वो मेरी बेगम है, मेरी नूर। देखो जानू, तुम्हारा शोहर मुझे धमका रहा है। माला आंखों में नकली आंसू लाए नूर की तरफ देखते हुए बोली। अमान, क्या करते हैं आप? मेरी बेबी को डरा दिया। चले, अब आप मेरे बेबी के लिए भी नाश्ता बनाएं। हम दोनों नाश्ता करेंगे। नूर, आप भी?
अमान पटी-पटी आँखों से नूर को देखने लगा। महान मज़ाक कर रही हूँ, लाइए मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप जाकर बैठिए। नहीं नूर, बस बन गया नाश्ता। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। माला और नूर एक-दूसरे को देखते बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद अमान नाश्ता बनाकर बाहर लेकर बैठकर नाश्ता करने लग गया। वैसे अम्मान, तुम्हारे हाथ में जायका है। बहुत मज़े का नाश्ता बनाया है। माला दिल से तारीफ करने लगी। थैंक यू भाभी। इतने में लैला भी अपने कमरे से बाहर आई और साव्यार भी वहां आकर बैठ गया। हमारा नाश्ता साव्यार वहां कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला। हमने सिर्फ अपने लिए बनाया है। अमान ने रूखी अंदाज से कहा और चला गया। वो उसके कल वाली सजा की बात से नाराज था। भाई मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे देर हो रही है। नूर भी उठकर कमरे में चली गई। माला भी उठकर जाने लगी, साव्यार ने उसे रोका। तुम बना दो। मैंने कर लिया है, अब जिससे खाना है वो खुद बना ले। माला भी लैला को देखते कहकर चली गई। लैला को बहुत शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस हुई थी। लैला, जावेद लैला की आंखों में आंसू देखते हुए बोला। तुम्हें पता है ना सब शरारती है, इसीलिए वो शरारत करती है। नहीं जावेद, मैं ठीक हूँ। बस जल्दी से ड्रामा खत्म करो, क्योंकि आखिर भी आने वाला है। हाँ, बस एक दफा शादी का दिन आ जाए, माला को सरप्राइज दे दूंगा। चलो रुको, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ, फिर दोनों करते हैं। वो भी मुस्कुराती उठकर किचन में चली गई। नूर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखकर वो डर रही थी। महान, मुझे डर लग रहा है। मान ने उसे देखा, जिससे फुल ब्लैक रंग का फ्रॉक पहना हुआ था, गले में दुपट्टा, सर पे ब्लैक कलर का हिजाब लिया था, जिसमें नूर बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमान ने कुछ मुंह ही मुंह में पड़ा और नूर पर फूंक दिया, जिससे नूर की धड़कन तेज हुई थी। जाइए नूर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आपको कामयाब करे। नूर ने एक नजर अमान को देखा और फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी के अंदर चली। अमान भी वापस चला गया। नूर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सामने इतनी आवाम, जिसमें लड़कियां और लड़के शामिल थे। नूर तो उन सबको देखकर कंफ्यूज हो रही थी। कई लड़कों की नज़र उसके हिजाब के खाले में छुपे चांद पर उठी थी, जबकि नूर जल्दी से सबको इग्नोर कर दी अपनी क्लास ढूंढने लगी। अभी वो क्लास ढूंढ ही रही थी कि उसके पीछे लड़की ने उससे आकर पुकारा, हेलो। नूर ने डरकर पीछे देखा, जहाँ एक लड़की खड़ी थी, जिससे ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट पहनी थी, बाल खुले छोड़े थे, लिपस्टिक से रंगे लब। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जी कौन? नूर ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं सहर, और तुम? वो लड़की काफी बातूनी लग रही थी। मैं नूरुल हया। नूर ने भी अपना नाम बताते हुए कहा। तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? सहर ने उससे सवाल किया। मेडिकल। ओह वाओ, मैं भी। चलो एक साथ अपनी क्लास ढूंढते हैं। चले फिर। नूर भी सहर के साथ क्लास ढूंढने चल पड़ी, क्योंकि उससे शुक्र किया था कि कोई लड़की उसके साथ है और वो दोनों एक साथ ही रहेंगी। रशीद, जो मज़े से शराब पीकर अपने अड्डे पर बैठा था, फुल नशे में धुन था। उसे तो कोई होश नहीं था, ना ही वो जानता था कि मौत उसके सर पर खड़ी है। अड्डे पर मौजूद लोगों को बारी बारी मारते ऐन और मीर आगे बढ़े थे कि सामने रशीद को देख ऐन का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उससे अपना वो वक्त याद है जब इसी इंसान ने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया था और लोका का हुक्म मानकर उस वक्त लोका ने ऐन के पेट पे गोली मारी थी। ऐन और मीर रशीद के सामने गए। रशीद ने सर उठाकर देखा तो एक दफा तो सामने दो निकाहपोशों को देखकर डर गया था। अबे वो कौन हो तुम लोग? वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला। ऐन ने अपने सुर्ख आंखों से उस नशई को देखा। तेरी मौत। ऐन ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का रस्सी दिया कि रशीद कुर्सी से नीचे गिरा था। अब रशीद के थोड़े थोड़े होश वापस आए थे। ऐन ने अपना नुकाब उतारा। सामने इविल को देखकर तो रशीद के होश उड़े थे। इविल? रशीद हक्का बक्का ऐन को देख रहा था। क्यों डर गए? देखकर ये यकीन नहीं आ रहा कि जिससे तुम लोगों ने मुझे मारा था, मैं जिंदा कैसे हूँ? ऐन उसके सामने पंजों के बल बैठी। ऐन के सर्द लहजे से रशीद के जिस्म में करंट हो रहा था। इविल? रशीद ने थूक निकलते बोला। उसका सांस फूलने लगा था। उफ, यही बेचैनी, यही डर, खौफ तुम लोगों के चेहरों पर देखना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरों पर देखूंगी। एविल ने अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रखा। नहीं, नहीं। इससे पहले कि कुछ बोलता, एक दिल दहला देने वाली चीख रशीद के मुंह से निकली थी और उसके गले से निकलता हुआ सामने ऐन के कपड़ों पर खून पड़ा था। रशीद बिन पानी की मछली की तरह तड़पते तड़पते साकित हो गया, लेकिन ईविल का हाथ नहीं रुका। वो उसका टुकड़े टुकड़े करके किंग और लोका के पास भेजना चाहती थी। इविल बस करो, उठो चलो।
अब मीर ने उसे उठाना चाहा तो वो उठ गई। चलो मीर, मेरा पहला शिकार तो हो गया। वो अपना चाकू रशीद के कपड़ों से साफ करती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नूर, कैसा गुजरा दिन आपका यूनिवर्सिटी में? रात का खाना खाकर कमरे में आते अमान ने नूर से पूछा। बहुत अच्छा अमान, तुम्हें पता है वहाँ मेरी एक दोस्त बन गई है, बहुत अच्छी है वो। नूर तो अपनी बातों में मगन थी कि अमान को बता रही थी, लेकिन उसका सुर्ख पड़ता चेहरा नहीं देख पा रही थी। अमान ने एकदम नूर को खींचकर अपने सीने से लगाया कि नूर हड़बड़ा गई। क्या हुआ अमान, तुम्हारा चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है?" नूर, मैंने आपको कहा था कि आप वहां सबसे दूर रहेंगी, और आपने जाते ही दोस्त बना ली। "मान, तुमने लड़कों से दूर रहने का कहा था, वो तो लड़की है।" चाहे लड़की हो या लड़का, मुझे गवारा नहीं है कि आप किसी और से बात करें। एक ये चुड़ैल माला कम है जो आपके पीछे पड़ी रहती है, अब एक नई दोस्त। "लेकिन मान।" लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप दूर ही रहेंगी, और मेरे 2 बॉडीगार्ड भी आपके साथ कल से यूनिवर्सिटी जाएंगे, ताकि कोई आपको परेशान ना हो करे। उफ मान, मुझे नहीं जरूरत है कार्ड्स की। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, जाएंगे तो जाएंगे। तुम बहुत जिद्दी हो मान। आपने मना दिया है। मैंने कब बनाया? क्योंकि आप मेरी बात प्यार से नहीं मानती ना, इसलिए मुझे जिद करनी पड़ती है। मानती तो हूँ। तो ये भी मान ले, ना कि किसी से बात नहीं करेंगी। ओके मान, नहीं करती, तुम भी ना पूरे पागल हो। आपके प्यार में। अमान ने नूर के पेट में गुदगुदी की और नूर का कहका पूरे कमरे में गूंजा था। मीर, जरा समंदर की तरफ गाड़ी मोड़ो, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। लेकिन एन घर में मीरम। उससे अनमोल संभाल लेगी, तुम चलो। ओके। घर जाती हुई गाड़ी मीर ने समंदर की तरफ मोड़ी थी। आज वो तनतनहा समंदर में बैठा था। अभी वो एन को ही सोच रहा था कि उसे अपने आसपास एन की खुशबू महसूस हुई थी। उससे चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कयान ने मायूस होकर बेंच की बैग पे टेक लगाकर आंखें मूंद ली। एन। एक आंसू कयान की आंखों से निकलकर दाढ़ी में जज्ब हुआ था, और दूसरी तरफ एन जो समंदर आई थी अपना ज़हन फ्रेश करने, लेकिन यहाँ आज फिर कयान को बैठा देखकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठी थी। कयान की हालत देखते एन ने सबसे लब मेजे थे। "मैं आऊंगी आपके पास बहुत जल्द आन, और आपसे आपकी हालत का बदला भी लूंगी। आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? चलो मीर।" एक नज़र कयान को देखती कयान की तस्वीरें बनाती वो वापस घर चली गई थी। अपने कपड़े जल्दी से चेंज करके एन ने मीरम को पकड़ा। माँ की गोद में आते ही मीरम खिलखिला उठी। "मेरा प्यारा बेटा, क्या किया सारा दिन?" "ओहो, तुम तो कुछ बोलोगी नहीं। चलो मैं ही बताती हूँ। आज ना मैंने तुम्हारे डैडा को देखा। तुमने देखना है अपने डैडा को?" कयान को देखते ही एन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो कितनी खुश थी। मीरा खामोशी से अपनी माँ की बातें सुन रही थी। "ये लो देखो, आज की ली गई कयान की तस्वीरें।" वो मीरम के आगे करते ही बोली। मीरम ने कयान की तस्वीरें देखते ही मोबाइल की तरफ हाथ करने लगी। उफ, मेरी बेटी तो मुझसे भी बड़ी आशिक है अपने डैडा की। काफ़ी तस्वीरें एन ने मीरम को दिखाई। फिर वो मीरम भी अपने डैडा की तस्वीरें देखते देखते सो गई। अगले दिन नूर तो यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन अमान और माला अब फिर से एक साथ बैठे अगला प्लान कर रहे थे कि लैला को कैसे तंग किया जाए। चपड़ गंजू, लैला तो बहुत ढीठ है, इतना कुछ कर दिया लेकिन जाती ही नहीं। फिक्र मत करें भाभी, मैं हूं ना। अमान अपना कॉलर झाड़ते हुए बोला। तुम हो, इसी बात की खुशी है कि कोई तो है मुझ मजलूम का साथ देने वाला। चलो, अब कुछ सोचते हैं हम, लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना होगा। क्या? कौन सा काम? माला ने अबरूज खाते पूछा, और फिर जो अमान ने माला के कान में कहा, माला तो सुर्ख हो गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी से ऐसे बात करते हुए? अब आप ही मेरी दोस्त हैं, और मैं आपका, तो दोनों एक दूसरे का काम करते हैं ना। प्लीज ना भाभी, प्लीज। चलो ठीक है, बस तुम्हारा काम कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर आपका भी काम हो जाएगा रात तक। डन। अब वो दोनों बैठे अगले अमल की तैयारी करने लगे। सफ़ीर हॉस्पिटल चला गया था। सारा दिन लारिब सफ़ीर के बगैर बुलाई बुलाई फिरती रही। उसका आज दिल कर रहा था कि वो अपनी एंजिल के साथ घूमने जाए। उस इंतज़ार में अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी बार-बार नीचे देख रही थी कि जहाँ से उसके एंजिल ने आना था। अब वो दोनों बैठे अगले अमल की तैयारी कर रहे थे। सफ़ीर हॉस्पिटल चला गया था। सारा दिन लारिब सफ़ीर के बगैर बुलाई-बुलाई फिरती रही। उसका आज दिल कर रहा था कि वो अपने एंजिल के साथ घूमने जाए। उस इंतज़ार में अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी बार-बार नीचे देख रही थी कि जहाँ से उसके एंजिल ने आना था। "आ भी जाए ना एंजिल।" वो मुँह के डिज़ाइन बनाती चिड़की कहने लगी। इतने में सोहा भी सफ़ीर के रूप में ही आएगी।
लेकिन खाली कमरा देख वो वापस जाने लगी कि उसे बालकनी में लारिब नजर आई। वो लारिब को ही बातें सुनाने आई थी। अब वो उसे नजर आ गई थी तो वो उसके पास चली गई। क्या देख रही हो नीचे? सोहा ने शैतानी मुस्कुराहट से लारिब को देखते बोला। लारिब सोहा की आवाज़ सुनकर एकदम डर गई। क्यों पोहा अभी? सोहा, सोहा ने गुस्से से चिढ़कर कहा। मैं अपनी एंजल का वेट कर रही हूँ। आज हम बाहर घूमने जाएंगे। लारिब अपनी दो पोनियां हिलाते हुए बोली। मैं तुम्हें जाने दूंगी तो ना। सोहा कुछ सोचे नीचे देखने लगी। लारिब तो रेलिंग के नीचे झुककर बार बार देख रही थी कि सोहा ने लारिब को धक्का दे दिया। एक जोरदार चीख लारिब के मुंह से निकली थी, लेकिन बर वक्त लारिब ने रेलिंग को पकड़ लिया था, वरना वो गिरती तो उसकी हड्डी बस्सी एक हो जानी थी। बचाओ, बचाओ, लारिब चीखने लगी थी, जबकि सोहा उसकी चीख वो पुकार से डरकर बाहर भागी थी कि कोई आ भी गया तो उसे न देखे। लारिब की चीखें सुनकर इरम और हिबा भी भागती हुई आई, लेकिन लारिब को रेलिंग के साथ लटका देखकर इरम की भी चीख निकली थी। मामा, मामा बचाओ, बचाओ, मैं गिर जाऊंगी। वो रोते हुए इरम से कहने लगी। मैं कुछ करती हूँ। इरम ने लारिब को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन इरम से खींचा भी नहीं जा रहा था। इतने में सफ़ीर की गाड़ी भी घर के अंदर आई तो ऊपर किसी की चीख सुनकर देखा तो ऊपर लारिब को लटका हुआ पाया। ओह शिट! वो भागता हुआ कमरे में गया और जल्दी से बैल्कनी में। इससे पहले कि लारिब का हाथ छूटा, सफ़ीर ने थाम लिया था। एंजल, लारिब के मुंह से निकला था। सफ़ीर ने लारिब को खींचकर ऊपर किया और अपने सीने से लगा लिया था। लारिब! सफ़ीर ने तड़प कर उसका चेहरा देखा जो हल्का हल्का कांप रही थी। सफ़ीर ने एक नज़र इरम को देखा और फिर लारिब को। छोटी दुनिया, देखो सब ठीक है। सब ठीक, कुछ नहीं हुआ। सफ़ीर ने लारिब को कई लम्हे बाद उससे अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो तो रोते रोते सफ़ीर के साथ चिपक गई थी। नहीं, नहीं, मैं मर जाती, मैं गिर जाती। वो वो सोहा आपी। इतना कहना था कि लारिब सफ़ीर की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। सफ़ीर ने लब मेज कर लारिब को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटाया। मामा ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे तो बस लारिब की चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी और मैं भागती हुई यहाँ आई तो देखा लारिब यहाँ थी। आप जाए मामा, मैं देख लूंगा। इरम बिस्सा हिलाती हिबा को लेकर चली गई। सफ़ीर लारिब के पास गया जो बेहोश हो चुकी थी। सॉरी छोटी दुनिया, मैं आज फिर से तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। सफ़ीर अपने लब लारिब के माथे पर रखता वॉशरूम चला गया। सफ़ीर फ्रेश होकर वापस आया तो वो लारिब को अपने साथ अपने हसार में रखते हुए खुद भी लेट गया, क्योंकि वो तो बेहोश हो चुकी थी और सुबह ही उसे होश आना था। रशीद की लाश देखकर एक दफ़ा तो किंग और लोका भी हैरान रह गए थे कि ये मारने का तरीका तो सिर्फ ईविल का था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नफ़ी में सर लड़ाया। नहीं, नहीं, उसे हमने अपने हाथों से मारा है। लोका, उसे हमने खुद मारा था और इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो जिंदा बचती। हाँ, हाँ, इसे किसी और ने मारा होगा। हम्म। लोका इतना ही कह सका, लेकिन उसकी सोचों का मरकज़ अब एक दफ़ा फिर से ईविल बन चुकी थी। नूर यूनिवर्सिटी चली गई थी, जबकि अमान और माला अपने प्लान पर काम करने की कोशिश करने लगे। साव्यार बाहर गया था किसी काम से और लैला घर में ही थी। 2 दिन बाद रात की फ्लाइट से आखत ने भी पाकिस्तान आ जाना था। लैला तो बहुत खुश थी, इसलिए वो थोड़ी शॉपिंग करने बाहर चली गई थी। वो अमान और माला से दूर ही रहती थी। अभी लैला बाहर गई ही थी कि माला और अमान लैला के कमरे में गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों काम पर लग गए। कुछ घंटे बाद वो अपना काम करके कमरे से बाहर निकले और एक दूसरे के हाथों पे ताली मारते हंसते हुए बाहर जाकर लाउंज में बैठ गए। ओह शिट! आज तो मैंने नूर को पिक करने जाना है। और माला भाभी, आपको पता है ना, आज रात आपने मेरा काम करना है। मैंने भी तो आपकी मदद की है ना। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, भाभी के साथ ऐसी बातें करते हो। चलो मेरा काम तो हो गया, तुम्हारा भी कर दूंगी। थैंक यू भाभी। वो मुस्कुराता हुआ उठकर नूर को लेने चला गया। नूर यार, तुम्हारी शादी हो गई है, अपने शोहर की तस्वीर ही दिखा दो। सहर जो नूर के साथ खड़ी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, नूर से कहने लगी। नूर को पता था आज अमान ने उसे पिक करने आना है। नहीं, मैं नहीं दिखाती, उसे नजर लग जाएगी। नूर ने मासूमियत से कहा तो सहर को अपनी उस मासूम दोस्त से बेहद प्यार आया। तुम कितनी क्यूट हो नूर, वो उससे गाल खींचते हुए बोली। इतने में अमान की गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी से निकलकर अब टेक लगाए नूर का इंतजार करने लगा। कई लड़कियों ने मुड़कर अमान को देखा था, जो ब्लैक पैंट पहने, ब्लैक ही शर्ट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए बेहद प्यारा लग रहा था। हाय नूर, वो देखो कितना प्यारा लड़का है। नूर का ध्यान जो दूसरी तरफ था, सहर की बात सुनकर सामने देखा
जहाँ अमान खड़ा था। नूर ने सहर को देखा जो प्यार भरी नजरों से उसके अमान को देख रही थी। उधर नूर के अंदर जलन उभरी थी। सहर वही अमान है, मेरे शोहर। नूर ने चबा चबा कर सहर को शर्मिंदा करना चाहा। वो जो अमान को देखने में मसरूफ थी, ये बात सुनकर सहर की मुस्कुराहट सिमटी। ओह वाह, ओह माशाल्लाह। सहर ने अमान को देखकर कहा, चलो आओ फिर जीजू से मिलते हैं। वो नूर का हाथ पकड़ती अमान के पास से गई। अस्सलाम वालेकुम जीजू जी। वो जो नूर को देखकर सीधा खड़ा हुआ था, साथ में आई लड़की को देखने लगा। अमान ने नूर को देखा, जैसे पूछना चाहता हो ये कौन है। ये मेरी दोस्त है अमान, मैंने तुम्हें बताया था ना। जी, जी बताया था। अमान ने मुस्कुराकर सहर को देखा। आपसे मिलकर खुशी हुई अमान जीजू जी। नूर आपकी बहुत तारीफें करती है और आज आपसे मिल भी लिया। थैंक्स सहर। चले नूर, लेट हो रहे हैं। ओके सहर, फिर मिलते हैं। सहर तो अमान को अपनी तरफ ना देखते हुए मायूस हुई थी। इतना प्यारा लड़का देखकर कितनी खुश हुई थी, लेकिन वो खुश थे कि नूर को इतना प्यारा और अच्छा लड़का मिला है हुआ। नूर ने मुस्कुराकर कहा तो सहर भी ओके कहकर वापस चली गई। नूर ने गुस्से से अमान को देखा और गाड़ी में बैठकर जोर से दरवाज़ा बंद किया। अमान ने हैरत से देखा कि उससे क्या हो गया, फिर कंधे उचकाते गाड़ी में बैठा। नूर ने खा जाने वाली नजरों से अमान को देखा। क्या हुआ नूर, ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें किससे कहा था कितना तैयार होकर आओ कि सब लड़कियां तुम्हें देखें। नूर ने चबा चबा कर कहा। लेकिन मैं तो तैयार होकर नहीं आया, जैसे घर में होता हूँ वैसे ही आया हूँ। अमान ने मासूमियत से कहा, तुम ऐसे भी ना आया करो, तुम आया ही ना करो, सब लड़कियां तुम्हें देख रही थीं। अमान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए नूर को देखा। तो आप जेलिस हो रही थी? हाँ तो, तुम मेरे शोहर हो, कोई और तुम्हें क्यों देखे। नूर ने उससे से कहा। ओके ओके सॉरी। नूर, आइंदा इससे भी बुरी हालत में आऊंगा कि कोई लड़की मुझे देखे ही ना। आपको गुस्सा ना करे। अमान ने नूर का हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन नूर नाराजी से अपना चेहरा बाहर की जाने मोड़ गई। अमान भी मजीद कोई बात किए बगैर गाड़ी चलाने लगा। लारिब सुबह उठी तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपने एंजल के होते हुए उसका डर कम हुआ था। छोटी दुनिया, तुम्हें किससे कहा था कि वहां खड़ी रहो? कैसे गिरी तुम? एंजल, मुझे नहीं पता। वो वो लारिब वो वाकया याद करके फिर से डरने लगी थी। उसे सोहा का नाम भी नहीं लेने हो रहा था। उसे डरता देख सफ़ीर ने उसका ध्यान कार्टून की तरफ लगा दिया ताकि वो मजीद न डरे, उसकी हालत खराब ना हो। छोड़ो छोटी दुनिया, चलो हम कार्टून देखते हैं। एंजिल, आप कहीं मत जाना, मेरे मेरे पास ही रहिएगा। मैं अब आपके बगैर नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे पास ही हूँ छोटी दुनिया। सफ़ीर उसके बालों पर बोसा देते अब उसका ध्यान भटकाने लगा और कार्टून की तरफ लगा चुका था और लाराइब का ध्यान भट भी चुका था। नूर घर आ गई थी। अमान और माला लॉन्च में ही बैठे थे, जो कि लैला के आने का इंतजार कर रहे थे। तुम लोग क्यों बेचैन होकर किसी का इंतजार कर रहे हो। नूर दोनों की बेचैनी देखते हुए पूछने लगी। हम लैला का इंतजार कर रहे हैं, माला ने अपनी बत्तीसी निकालते हुए कहा। माला, क्या किया है तुम लोगों ने। नूर आंखें दिखाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, छोड़ो। लेकिन माला, अभी वो कुछ और कहती कि लैला साव्यार के साथ अंदर दाखिल हुई। लैला ने साव्यार को कॉल करके शॉपिंग मॉल में बुला लिया था ताकि वो दोनों इकट्ठे ही घर चले जाएं। चुड़ैल जाती अकेली है और आती मेरे शोहर के साथ है। माला तो जलन के बायस मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी, जबकि साव्यार माला को देख रहा था जिसके चेहरे पर सुकून था, लबों पर मुस्कुराहट थी। उससे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। लैला तो होश होते कमरे में चली गई, जबकि साव्यार वहां ही बैठ गया। नूर, पानी तो पिला दो। साव्यार माला को इग्नोर करते नूर से बोला। इससे पहले कि नूर उठती, अंदर से लैला की चीख सुनाई दी थी और नूर और साव्यार ने परेशानी से लैला के कमरे की तरफ देखा। फिर एक नजर माला और अमान को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। तुम दोनों ने कुछ किया हुआ, तुम मुझसे बचकर दिखाओ। साव्यार उन्हें धमकी देता लैला के कमरे की जानिब गया। लैला की हालत देखते नूर और साव्यार का मुंह खुला था तो हंसी दोनों को आई थी, लेकिन लैला का चेहरा देखते साव्यार ने खा जाने वाली नसों से अपनी हंसी दबाते अपने पीछे खड़े अमान और माला को देखा और फिर लैला को। लैला जो मुंह खोले अपने कपड़ों को देख रही थी। जब लैला ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के ऊपर लगी बाल्टी में रंग भरा पानी लैला के ऊपर गिरा था, जो अमान और माला ने बाल्टी में डालकर लटकाया था कि कोई दरवाज़ा खोलेगा तो वो उसके ऊपर ही गिरेगा। और लैला तो रंग बिरंगी लॉलीपॉप लग रही थी। ज़ावियार, लैला चीखी थी। लैला के चीखने पर सबको होश आया था। माला और अमान ने ज़ावियार के तेवर देखकर थूक निकलते वहां से खिसकने की तैयारी की। ये सब क्या है। ज़ावी, ये दोनों इस हद तक जा सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
लैला को उन पर गुस्सा आया था। सॉरी लैला। नूर ने भी एक नज़र नाराज़गी से दोनों को देखा और फिर लैला की तरफ बढ़ते हुए उससे सॉरी करने लगी। रहने दो नूर। लैला गुस्से से बोलती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और अब सावया की तवज्जो अपने पीछे खड़े दोनों माला और अमान पर थी। तुम दोनों कमरा जरा साफ करके 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे कमरे में हाजिर हो। सर्द आवाज से कहते हुए सावया जा चुका था। तुम दोनों पास क्यों नहीं आते अपनी शरारतों से? नूर भी गुस्से से बोली। इसका आइडिया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया था। जिसका भी आइडिया था भुगतो, तो अब सफाई करो कमरे की दोनों। नूर भी गुस्से से कहती कमरे में चली गई। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर कमरे की सफाई करके सावया के पास दोनों मौजूद थे। सावया ने दोनों को देखा और फिर क्या था, अमान कमरे के बीचों बीच पंखे से उल्टा लटका हुआ झूल रहा था और माला उसे देखते लब मेज कर एक पाँव पर कमरे के कोने में खड़ी थी। माला, अगर तुम्हारा पाँव जमीन पर लगा तो तुम्हारा पाँव काट दूंगा। सावया और माला का पाँव जमीन पर रखते थे कि गुस्से से बोला कि माला ने जल्दी से पाँव उठा लिया। अमान की हालत ऐसी थी कि वो ऐसे जैसे मजे से झूले ले रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दिमाग चकराने लगा था। सॉरी सावी। माला आधे घंटे से खड़ी थी, अब तो वो थक गई थी और अमान भी थक गया था। तुम दोनों बाज क्यों नहीं आते? साव्या ने गुस्से से कहा। सॉरी, आइंदा नहीं करेंगे। माला की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन वो था बेरहम, उससे रहम ही नहीं आ रहा था। दोनों की हालत देखते साव्या उठा और उठकर अपने चाकू से अमान की रस्सी काटी कि वो धड़ाम से बेड पर गिरा था। आई माँ। अमान के मुंह से ये लफ्ज निकला था। जावियार ने भी माला को इशारा किया तो माला जमीन पर पाँव रखते ही नीचे बैठी थी। उफ, मैं तो मर गई। माला अभी भी अपने ड्रामों से बाज नहीं आई थी। नूर की तो दोनों की हालत देखते हुए हंसे ही नहीं रुक रही थी। आखिरी बार कह रहा हूँ, दोनों को बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। और माला, तुम भी, वरना कल की बजाय आज ही शादी कर लूंगा। सावियार ने माला को डराना जरूरी समझा। माला ने नाराजी से सावियार को देखा और उठकर वॉशरूम चली गई और अमान भी सावियार को एक नाराजगी भरी नजर से देखता कमरे से चला गया। अजीब है, काम भी खुद खराब करते हैं और नाराज भी उल्टा मुझसे ही होते हैं। जावियार भी चिढ़ता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद माला अपने आप को नॉर्मल करती नूर के पास गई, लेकिन नूर ने नाराजगी से रुख मोड़ लिया। नूर यार, अब तुम नाराज ना हो, मेरी जानू नहीं है तुम। लेकिन माला यार, तुम लोग क्यों करते हो ऐसा? वो मेरे शोहर से चिपकती है, तो मैं अब इतना न भी ना करूं। तो तुम अपने शोहर के हकूक पूरे करो तो सावियार भाई किसी और को तो ना देखे ना। उसकी बात माला के दिल पर लगी थी। हाँ, उससे कहा था कि अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए शादी करेगा। चलो मेरी छोड़ो, तुम्हारा क्या ख्याल है? नूर, तुम चाहती हो कि अमान भी सावियार की तरफ दूसरी औरत की तरफ रागिब हो? नूर ने झट से माला की तरफ देखा। मतलब मतलब ये कि तुम भी तो अपने हकूक पूरे नहीं करती। लेकिन माला, देखो नूर, मैं तो सावी को मना लूं, लेकिन तुम अमान को उससे दूर न जाने दो। मर्द होते ही ऐसी चीज है, एक से जरूरत पूरी ना हो तो दूसरी को रख लेते। माला बेबसी से बोलती हुई फुल ट्रॉमा करते हुए बोली। माला, तुम परेशान ना हो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। नूर, तुम हमारे लिए नहीं अपने लिए कुछ करो। देखो, अमान को उसके हक से दूर ना करो और तुम भी अपने फर्ज पूरे करो, समझ रही हो? लेकिन माला, मुझे डर लगता है। डर कैसा नूर? वो तुम्हारा महरम है। कह तो ठीक रही हो। किसी और औरत की तरफ राइब होने के डर से नूर ने हामी भर ली और माला का प्लान पूरा हुआ था। तुम तैयार हो ना नूर? हाँ माला, मैं नहीं चाहती कि अमान का ध्यान कहीं और जाए। नूर रूखेपन से बोली। चलो फिर मैं आज तुम्हें तैयार करती हूँ कि अमान तुम्हें देखता ही रह जाए। अमान के आने से पहले पहले चलो उठो। फिर वो दोनों उठकर नूर के कमरे में चली गई। फिर माला ने नूर को तैयार किया कि नूर शीशे में अपने आप को देखती खुद भी शर्मा गई थी। वाह नूर, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस जल्दी से मुझे ताई और खाला बना दो, क्योंकि तुमसे मेरे दोनों तरफ से रिश्ता बनता है। माला एक आंख वीक करती उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा कर दी कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनते नूर वॉशरूम में भागी थी। वो यकदम उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अमान कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली देखकर हैरत हुई कि नूर कहाँ है, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा बंद देखकर समझ गया कि नूर वहाँ ही होगी। वो भी बेड पर जाकर बैठकर नूर का इंतजार करने लगा। 10 मिनट गुजर गए, लेकिन नूर बाहर नहीं आई तो अमान परेशान हुआ। नूर, अब अंदर ही है ना? अब ठीक है ना? अंदर बैठी नूर को अमान की आवाज़ आई तो वो भुखला गई। हाँ अमान, मैं अंदर ही हूँ, बस आने लगी हूँ। शुक्र है नूर,
मैं तो डर ही गया था। अमान वापस जाकर बेड पर बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगा कि टक की आवाज़ से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और नूर कदम उठाती बाहर आई। और अमान ने जब नज़र उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। काली साड़ी में नूर का गोरा रंग चमक रहा था। बाल खुले, मेकअप किए, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अमान ने अपने होठों पर जुबान फेर कर उसकी रानाइयाँ बिखारते सरापे को देखा। साड़ी का फ्रंट गला काफ़ी डीप था जो उसके नशेब व फराज को ज़ाहिर कर रहा था। नूर। अमान तो नूर के सरापे में अटक ही गया था, जबकि नूर तो कंफ्यूज होती उंगलियां चटक रही थी। अमान की तपिश भरी नसें अपने जिस्म पर महसूस करके नूर का दिल जोरों से धड़क रहा था। हाथों में पसीना आ गया था। अमान खमार आलूदा आंखें लिए उठकर नूर की तरफ आया। मान वो। श्श, नूर, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नूर के चेहरे के गिर्द तवाफ करती आवारा लटे कान के पीछे करते हुए अमान बोला तो नूर नस ही नहीं झुका गई। अल्लाह पूछे तुम्हें माला। नूर दिल ही दिल में माला को कोस रही थी। नूर, आज आपने मेरी मोहब्बत कबूल की है। ये साड़ी पहनकर आपने इजाज़त दी है कि आपकी रूह में उतर जाऊं। अमान नूर की कमर पकड़ता उसे अपने सीने से लगाता बोला, मान वो माला। नूर, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस आज आप मेरी सरगोशियां सुनेगी और अपने आप को मुझे छुपाने की कोशिश करें, जो मैं होने नहीं दूंगा। आपका ये हुस्न मुझे पागल कर रहा है। नूर, आपकी जो बड़ी बड़ी नीली आंखों की रोशनी मुझे पागल कर देती है। जब भी आप मुझे इन आंखों से दिखती हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। अमान के लफ्ज़ों के तलस्सम सुनते नूर खुद को उनमें डूबता हुआ महसूस कर रही थी। अमान नूर को अपनी बाहों में उठाते बेड पर लाया कि नूर का सांस सीने में अटका था। कमरे में मौजूद माहौल और बाहों में अपनी मोहब्बत को पाकर अमान के जज्बात पूरी तरह बेलगाम हुए थे। इससे पहले कि नूर मसम्मत में कुछ कहती, अमान शिद्दत से नूर के लबों पर झुका था कि नूर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। नूर की तेज धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करते अमान मुस्कुराया था। नूर, मुझे इजाज़त दें कि मैं आज आपको अपनी शिद्दत दिखा सकूं, आपकी रूह में समा सकूं। नूर एक नज़र अमान को देखते अपना सुख शेरा लिए इजाज़त देते खुद को अमान के सीने में छुपा गई थी। नूर के ऐसा करने से अमान के लब मुस्कुराए और लाइट ऑफ कर दी। अमान दोबारा से नूर के लबों को अपनी गिरफ्त में लेता शिद्दत से झुका था और अपने हाथ बढ़ाकर नूर की पहनी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से सिरकाते अपने होंठों से नूर के कंधे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। अमान नूर के पोर पोर को अपने लम्स से महकाते नूर के दिल में हलचल पैदा कर गया। फिर अमान लबों से होदा गर्दन और गर्दन से होदा गहराइयों पर अपने लब रख गया। ऐसा करने से नूर की मुंह से सिसकी निकली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पर्दे गिरा था, खुद को नूर में समा गया कि सारी रात नूर अमान की मोहब्बत भरी शिद्दत बर्दाश्त करती रही। सुबह नूर की आंख खुली तो खुद पर वजन महसूस करते अपनी मदम से आंखें खोलते अपने सामने देखने लगी, जहां अमान उसको पूरा अपने हजार में लिए कैद किए अपनी बाहों में लिए सोया हुआ था। हसीन रात को सोचते ही नूर के लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। नूर ने अपने गिर्द से अमान का बाजू उठाकर उठना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते नूर ने अमान की पेशानी पे बिखरे बालों को अपने हाथों से साइड पे करके उसकी पेशानी पे लब रखे। रात भर अमान ने नूर को अपने इश्क, अपने जुनून को नूर पर लुटाता रहा था और नूर उसे महसूस करती रही थी। लेकिन सामने टाइम देखा तो थक रह गई। सुबह के 11 बज चुके थे। शर्म के मारे नूर के गाल लाल हुए थे, क्योंकि पहले कभी इतना लेट वो बाहर नहीं गए थे। अभी वो उठती कि अमान ने आंखें खोलकर नूर को खींचे अपने ऊपर गिराया था। मान, वो फुकलाते हुए बोली। जी मान की जान। मान की लबों पर मुस्कुराहट थी, जिसको देखते नूर को मज़ीद शर्म आ रही थी। नूर का लाल होता चेहरा देख अमान ने अपने लब दांतों तले दबाए थे। वैसे मैंने आपको रात को इतना प्यार किया, लेकिन आपने मुझे प्यार ही नहीं किया। अमान शरारत से उसे तंग करते हुए कहने लगा। नूर घबराहट के मारे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। नूर, एक गुड मॉर्निंग किस ही दे दे अपने मान को। अमान मासूमियत से बोला, मान प्लीज, कल रात जो तुमने किया वो बहुत है और टाइम देखो, हमें बाहर जाना चाहिए। नूर, आप टाइम को छोड़ें, आप मुझे देखें ना। कल रात जो आपने काली साड़ी पहनकर मुझ पे बिजलियां गिराई हैं ना, दिल कर रहा है रात की तरह फिर आप पर बादल बनकर बरसूं। जबकि अमान की बात सुनते नूर एकदम लाल अंगारा हुई थी। लेकिन मान, इससे पहले वो कुछ कहती, मान दोबारा से नूर की गर्दन में मुंह दिए अपनी नूर की खुशबू को महसूस कर रहा था कि नूर की जुबान दोबारा से तालू से चिपक गई थी। मान प्लीज। अब नूर रूहान सी हुई थी। वो अपने नाजुक हाथों से अमान को पीछे करते हुए बोली, नो अमान प्लीज। लेकिन वो बगैर उसकी बात सुने नूर के होंठों पर झुका था
और फिर नूर भी अमान का लम्स महसूस करती बेहोश सी होने लगी थी। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ था। नूर ने नाराज़ी से देखा। नू नाराज तो ना हो और मुझे ऐसे ना देखे। आप ऐसे देखती हैं तो मुझे आप पर मज़ीद प्यार आता है, और जब मज़ीद प्यार आता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, और कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपको खा जाने को दिल करता है। बस, बस मान, बदतमीज़। नूर ने गुस्से से देखा। ओके ओके नहीं खाता अभी, लेकिन रात को खाऊंगा। अभी चलें, आप उठ जाएं। पहले मैं फ्रेश होता हूँ, फिर आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा। एक बोसा देकर अमान फ्रेश होने चला गया। अकरम जो पुलिस स्टेशन से निकल रहा था, एन के कहने पर मीर उसे अगवा कर चुका था। अब अकरम के गुनाहों की सजा भी शुरू होने वाली थी। कयान भी पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकल चुका था। वह बहुत ही निढाल हालत में रहता था। वो जानता था एन जिंदा है, लेकिन वो उससे नाराज है, इसीलिए वो उसके सामने नहीं आती। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी माँ के कमरे की जानिब गया, जहाँ नायला बेसुध से निढाल पड़ी थी। मामा कैसी हैं आप? आपने खाना खाया? कयान उनके पास बैठा उनका हाथ पकड़ते उनके हाथ की पूंछ को चूमते हुए बोला। नायला ने बस हाँ में सा हिलाया। तुम भी खा लो कयान। नायला की आवाज़ से नमी महसूस करते कयान का दिल फट रहा था। कयान, पता नहीं मेरी एन कहाँ होगी। मामा, मैं आपसे वादा करता हूँ, बहुत जल्द एन को घर वापस ले आऊंगा। पहले भी तो लेकर आया था ना, आप परेशान मत हो। नायला 3 महीनों से ये सुन रही थी। अभी भी कयान की बात सुनती वो लेटकर आंखें मूंद गई, जैसे मजीद बात न करना चाहती हो। कयान ये सब देखता हुआ उठकर कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया और सामने लगी अपनी और एन के निकाह की तस्वीर को देखने लगा, जो दीवार पर लगी थी। कितनी ही देर वो उस तस्वीर को देखता रहा, फिर सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर गया। कुछ देर बाद उससे अलग ही महक महसूस हुई, तो कयान ने झट से अपनी आंखें खोली। सामने ही एन ब्लैक साड़ी पहने हुए बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसके ब्राउन बाल खुले हुए थे और वो मुस्कुराती हुई कयान के पास से आ रही थी, जबकि कयान तो यकटक अपनी एन को देख रहा था। आन, मैं कैसी लग रही हूँ? एन ये कहते हुए कयान के बराबर आकर बैठ गई। बहुत खूबसूरत। कयान ने धीमे लहजे में कहा। लेकिन आपने ये क्या हालत बना ली है? आपको मुझ पे तरस नहीं आता कि मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकती हूँ? एन प्यार से कयान के बाल सहलाने लगी। तो वापिस आ जाओ ना एन, मेरे पास, अपने आन को संभालने के लिए। मैं टूट रहा हूँ, अब और नहीं रहा जा रहा। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता इस कमरे में, तुम्हारे बगैर। कयान की आंखों से आंसू निकले थे। आन, आप प्लीज मत रोए, मैं आपके पास ही हूँ, बस मुझे महसूस करे। तुमने ठीक कहा था, तुमको घर से बाहर निकाल कर मैं पछताऊंगा, और मैं 3 महीनों से पछता रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो एहन, मेरा बच्चा। एन कयान को देखती मुस्कुराई थी, अपने हाथों से कयान के आंसू साफ किए। एन का लम्स महसूस करते कयान ने सुकून से आंखें मूंदी, जबकि अब एन का हाथ कयान के चेहरे पर नहीं था। कई आंसू कयान की आंखों से निकले थे। वो जानता था ये उसका वहम है। 3 महीनों से रोज ही तो आती थी एन उसके पास, अपने आन के पास, लेकिन फिर चली जाती है। कयान वहीं सोफे पर फिर से टेक लगाकर सोचों में जा चुका था। अब वो था और एन की यादें।